गुड इवनिंग। आज आपके बीच में आने के दो मुख्य कारण हैं। एक कारण है आज के न्यूज़पेपर में, जैसे कल की चर्चा में न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ें इस पे चर्चा किया था। इंटरव्यू के लिए किस तरह से न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, इस बात पे फोकस किया था। आज दो पेपर मैं अपने घर पे मंगाता हूं, और पूरे लॉकडाउन के दौरान भी हमने, जब कोरोना और उसमें ये था कि भाई अखबारों से भी कोरोना का फैलाव हो सकता है, उसके बावजूद हम लोगों ने इसको छोड़ा नहीं था और हमने अखबार अपने यहाँ मंगाया। तो दो पेपर मेरे पास आए, एक ये मिंट अखबार है, हम पढ़ते हैं इसको, और दूसरा ये टाइम्स ऑफ इंडिया है हमारे पास। दोनों अखबारों को पढ़ रहे थे तो काफ़ी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिखे इसमें, जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करें। और सेकंड एक और, जो कि अक्सर हाँ ग्रुप में मैसेज आ रहा है, चाहे बार बार, अब तो काफ़ी दिन हो गया, उसके बावजूद अभी भी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो सोचा कि उस पर भी एक बार डिस्कस करें। तो एक है, सेकंड वाला पार्ट है कि डिफरेंट जो ऑप्शनल्स हैं, जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इसमें किस तरह के, अदरवाइज हम लोग तो मॉक में जब जाते हैं तो मॉक में तो क्वेश्चन पूछते ही हैं आपसे, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है तो उसमें हम लोग मॉक में इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि भाई आपको आपके हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या एक तरह से ये तो कहीं से भी ये उद्देश्य नहीं होता है, या दावा नहीं कर सकते कि जो हम लोग पूछते हैं वही वहाँ पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि काफ़ी बड़ा सिलेबस है आपका ऑप्शनल का, चाहे आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का। तो उसमें हम लोगों ने एक सेक्शन को उठाया, जैसे मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री हमने उठाया, और एंशिएंट हिस्ट्री में आपसे हमने कौन सा क्वेश्चन पूछा, तो हो सकता है बोर्ड में जाएंगे तो वो आपसे मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है कि आपसे मेडिवल से क्वेश्चन पूछ दें, हो सकता है कि तीनों से क्वेश्चन पूछें। तो हमारे एक पर्टिकुलर एरिया को हमने उठाया और उस पर आपने अपना रिप्लाई किया, जो आपका हमने क्वेश्चन पूछा आपने जवाब दिया। तो इससे ये पता चल जाता है, अगर वहां पे जवाब आपने नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि आपको अभी तैयारी की जरूरत है और अपना माइक्रो लेवल पे फोकस करिए। और दूसरा सेकंड उसमें आता है कि भाई आप अगर अच्छे से जवाब दे रहे हैं तो फिर इसी तरह से मेडिवल में, मॉडर्न में भी दो चार क्वेश्चन पूछ करके और अपने से देखिए कि आप फैक्ट पर कमांड है कि नहीं, और इंटरव्यू रूम तक आप अपने नॉलेज को लेके जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हम लोग, मान लीजिए फिलोसफी का ही है, हमारे साथ ही मॉक चल रहा था, तो जो पैनलिस्ट थे उन्होंने पूछा क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर एरिया से। तो अब क्वेश्चन वाइज आपसे में से कई लोग होते हैं जो क्वेश्चन जो हम लोग पूछते हैं उसका रिप्लाई पूछते हैं। उसका रिप्लाई तो कई सारे क्वेश्चन का दे भी दिया जाता है, कई सारे क्वेश्चन का नहीं दिया जाता है। वो इसलिए छोड़ दिया जाता है कि भाई मोबीसाला ऐप पर आप जब जाएंगे, ऐप पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको अपना मॉक देखने को मिलेगा। आप उसमें से जो क्वेश्चन है आप कागज पे नोट कर लीजिए, और नोट करके, तो उसमें नोट करने से दो बातें हैं। एक तो आपको ये पता चलेगा कि आपके बायोडाटा से किस तरह के, चूंकि हम लोग मॉक ले रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य, मेजर उद्देश्य यही है कि आपको आपका एरिया पता चले कि कहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सेकंड आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ये उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि माने आप दुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं कि खुश हो रहे हैं। दुखी हो रहे हैं तो फिर बस एक ही बात है, भाई पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और ये बात हम एक बार नहीं बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, पढ़िए 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 पढ़िए। का मतलब ये हुआ कि भाई नॉलेज अगर आपको होगा तो फिर नॉलेज अवेयरनेस और अलर्टनेस का सूचक होता है। भाई आपने किसी जगह पे महीना, 2 महीना, 4 महीना फोकस किया, कि आपने 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी एक सब्जेक्ट पे दिया, आपने 3 साल ग्रेजुएशन में, 4 साल बीटेक में आपने दिया, और आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप एकदम नहीं बता पा रहे, इसका मतलब है कि आप अवेयर नहीं है, अलर्ट नहीं है। तो मान लीजिए एग्रीकल्चर के बारे में कहीं प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाए कि आप एज एसडीएम या मान लीजिए एसपी साहब के द्वारा ही कोई मीटिंग ली जाए और अपने क्षेत्र का, तो आप बिना तैयारी के ही पहुंच जाएंगे, बिना आप सही ढंग से बोल नहीं पाएंगे, चीजों पे फोकस नहीं। तो ऐसे कैजुअल अप्रोच में तो फिर तो ये जैसे कहा जाता है कि पर्सनालिटी का, तो पर्सनालिटी टेस्ट है। तो पर्सनालिटी टेस्ट भी ऐसा नहीं है कि वो केवल आपका हाव भाव और पहनावा ओढ़ावा देखते हैं। हाव भाव पहनावा ओढ़ावा तो देखा ही जाता है, साथ में आपसे क्वेश्चन पूछने से ये भी उनको पता चलता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कितने कंसाइज हैं, कितने टू द पॉइंट हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, आपका जो माइंड है, जो कहा जाए प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, चीजों को किस तरह से आप समराइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजों को भी चेक किया जाता है। और आपका उसमें बोलने के क्रम में आप कितने डिप्लोमेटिक हैं, कितने ब्यूरोक्रेटिक हैं, कितने डिप्लोमेटिक हैं, ये सारी बातें भी चेक की जाती हैं।
तो अब और आपका निश्चित रूप से अवेयरनेस और अलर्टनेस का भी वो सूचक होता है। तो उसी में फिर अब ये जो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में इसी एक सेक्शन पे मॉक में हमने मान लीजिए क्वेश्चन पूछा या हमने 10 क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दे देने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। उस 10 क्वेश्चन से ये समझ के देखिए कि उस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या इंटायर सिलेबस का ऐसे ऐसे 100 क्वेश्चन बनते हैं या 50 क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर आपको पता है, आपको आता है उसका आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट वहां पे है। उस 10 क्वेश्चन से आप ट्रेंड पता करिए, उस 10 क्वेश्चन का रिप्लाई जान लेने से, वैसे आप पूछेंगे तो रिप्लाई तो बता ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप उससे ट्रेंड पता करिए और ट्रेंड के अनुसार अपनी तैयारी को, उस 10 क्वेश्चन का आंसर तो आप पता करिए ही करिए, साथ में उससे उसके लेफ्ट राइट में भी, उसके आसपास में भी जो भी कम से कम सैकड़ों क्वेश्चन है, उस सैकड़ों क्वेश्चन को अब इमेजिन करिए। इस 10 क्वेश्चन से बाकी 90 क्वेश्चन के बारे में इमेजिन करिए और उसका क्या आंसर हो सकता है, आप उसको ढूंढने की कोशिश करिए, आप उसकी तैयारी करिए और उस पर फोकस करिए। तो एक ऑप्शन वाले तो दोनों बात पर फोकस करते हैं। सबसे पहले आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो खबर है कि जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 3 भागों में बटा होता है। चार भागों में बटा होता है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 3-3 महीने के 4 भाग होते हैं और चारों भाग में आपसे जीडीपी ग्रोथ का या अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उसकी सूचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हर 3 महीना पे क्या है, तो पहले क्वार्टर में क्या रहा, दूसरे क्वार्टर में क्या रहा, तीसरे चौथे और लास्ट ईयर से कंपेयर करके ये उसको देखा जाता है कि इस पहले क्वार्टर में क्या ग्रोथ रहा, क्या इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना रहा, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना रहा, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर कितना रहा, प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ कितना रहा, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कितना रहा। ये सारी बातें एस्टीमेट की सारी बातों से संबंधित डेटा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जाएंगे तो इस बार अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है आज के अखबारों में जो छपा हुआ है, उस अखबार में सारे अखबार का जो मेन हेडिंग ही है जीडीपी कोलैप्स 23.9%। पिछले कई सालों में ये अपने तरह का सबसे बड़ा कोलैप्स है। आप इसमें और दूसरे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, अच्छा ये मिंट में भी जाते हैं तो यहाँ पर भी बड़ा सा ये न्यूज छपा हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट आगे भी कंटिन्यू करेगा, आगे भी इंफॉर्मेशन ये कैरी ऑन होगा और ये एक तरह से कोरोना का जो वायरस इसमें लिखा हुआ भी है, सीधे सीधे इस अखबार में जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ इंडियन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट भाई हिस्टोरिक 23.9% है और उसके कारण में भी सीधा लिखा हुआ है कि वायरस बाइट्स, लॉकडाउन हर्ट्स, जीडीपी श्रिंक्स बाई मोस्ट इन क्वार्टर 1। ये हेडिंग आपका लिखा हुआ है, आप पता नहीं वहां तक कितना क्लियर आपको हो रहा है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ वायरस बाइट्स, लॉकडाउन हर्ट, जीडीपी सिंक बाई मोस्ट इन क्वार्टर 1 और ऊपर का ही इंडिया इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट बाई हिस्टोरिक 24%। तो ये आज के अखबार में ये इंपॉर्टेंट है और इसमें जाएंगे क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ये तो इकोनॉमिक का पेपर है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पेपर है, लेकिन फिर इसमें भी जाएंगे तो जीडीपी कोलैप्स बाई 23.9% और आगे और भी। तो एक तो ये आज की जो खबर है इसके बारे में भी कुछ बेसिक बातें हम आपको बताते हैं। दूसरा आज के जो अन्य प्रणब मुखर्जी, अगर सोचो आज आपका इंटरव्यू होता, जैसे अभी कोई मिलने आया था हमसे, मिलने आया तो उनसे हमने पूछा कि भाई वो अपना मॉक का फीडबैक लेके आए थे जो हमने भी लिखा था और राकेश जी ने भी उनको दिया था, क्योंकि कई लोगों का एवरेज रहता है तो आदमी राकेश जी केवल देते हैं या जहां भी जैसा। तो उस मॉक में हमने टॉपिक वाइज उनको बताया था कि कहाँ कहाँ भी इंप्रूव करिए। अपीयरेंस थोड़ा सा वीक था तो अपीयरेंस के बारे में, ज्योग्राफी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शनल तीनों में ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी के नॉलेज को में नई चीजें स्टैंड कर पा रही थी उनकी। फिर उसमें न्यूज़पेपर के बारे में हम लोगों ने पूछा था, न्यूज़पेपर भी नहीं बता पाए थे। आज हमने फिर पूछा कि अच्छा ये बताइए आप आते आते सर मैं क्या कैसे करूँ, क्या करूँ, ये उनका अपना अभी बता रहे थे। हमने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? तो कहा कि नहीं सर मैं पीछे 3 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हूँ। आज का पढ़ा आपने? नहीं सर मैं शाम को पढ़ता हूँ। फिर कल का पढ़ा आपने? तो कल का पढ़ा नहीं सर, कल का मैं पीछे 3 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ। अब बताइए, मैंने कल आधे घंटे का एक न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन किया, मॉक के फीडबैक में लिखा कि न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, इसमें कल डिस्कशन करके दिया, आज आ रहा था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमने बताया उसका क्या इंपॉर्टेंस है, रिपीट नहीं करेंगे। और एक कैंडिडेट हमारे पास आते हैं अपनी सारे दुख दर्द लेकर के और पता चला कि जो सुझाव दिया, तो जो आपको सुझाव दिया जा रहा है, जब आपको मानना ही नहीं है, अपने मन से ही करना है, तो फिर सुझाव लेने की जरूरत क्या है? फिर सारा पता चला कि महीनों से सुझाव दे करके करीब 20 टीचर सिलेक्टेड जो अधिकारी हैं वो सारे लोग, मैं अपनी ओर से सुझाव दे के थक गए और फिर फाइनली बात पता चला कि जब आप मिलने आते हैं अपनी समस्या लेकर के, उसमें से एक सुझाव भी नहीं माने रहते हैं।
अब एक सुझाव भी जब नहीं मानना है, फिर हमने अपनी तरफ से उनको ज्योग्राफी का एक बुकलेट दिया कि भैया इसमें जाकर के इंटरव्यू के लिए थोड़ा माइंडफुल होकर के कि इंटरव्यू के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एस्ट्रॉयड मेट्रोइड्स ये सब जो होते हैं, डेट लाइन्स हैं, जो इस तरह की बेसिक चीजों पर गलती जिससे ना हो, ये बुकलेट कोई पीटी का बुकलेट है, इसको लेकर के एक बार पढ़ जाइएगा। हमने उनको सुझाव देकर के भेजा और साथ में कहा कि ये जो विजन का या किसी बड़े इनसाइट का विजन का जो करंट अफेयर्स का मैगजीन आता है, आप उसको मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपके पास 15-17 मिनट का जो इंटरव्यू बीपीएससी में चलेगा वो कितनी बातें आपसे पूछेंगे। आपके बायोडाटा में ऑलरेडी 4-5 एरिया है और हॉबी है ही, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ट्रेडिशनल बातों पे भी रहेंगे, या तो इकोनॉमिक्स के इतने सारे करंट कंटेम्प्रोरी इश्यूज हैं वो हम मॉक में आपसे पूछ नहीं पाते हैं। तो कहाँ वो आप जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर हम लोग बताते हैं कि भाई LSW वाले जो लोग हैं वो कम से कम लेबर रिफॉर्म को लेकर के या कोई लेबर इश्यूज को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कुछ चीजें अगर लीगल चेंजेज हुई हैं तो आप उसमें जाइए, पीछे 3-4 महीने का मैगजीन उठा के पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको कम से कम जो कंटेम्प्रोरी है, क्योंकि वो बातें केवल न्यूज़पेपर से, आपको 2-3 दिन के न्यूज़पेपर से नहीं हो पाएगा। तो जो आपका 15-17 मिनट का इंटरव्यू चलता है, आप पता चला कि एक कैंडिडेट थे जिनका यहाँ पे जिनका मॉक हुआ, ऑनलाइन ही मॉक हो रहा था, 18 मिनट मॉक हो रहा था। क्योंकि राकेश जी क्या करते हैं कि जब फीडबैक लिखते हैं तो वो कब इंटरव्यू मॉक शुरू हुआ और कब उनका खत्म हुआ, एक वहां से पता चलता है कि आपका मॉक कितने देर चला। दूसरा, आप मोबीसाला ऐप पे भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको पता चलता है कि आपका मॉक से शुरू लेकर के फीडबैक तक आपका कितना टाइम लगा। हम लोग अपना यहाँ पे, तो उन्होंने फोन किया कि सर मेरा 10 मिनट ही मॉक चला। तो हमने राकेश जी से पूछा कैसे कैसे हो सकता है 10 मिनट मॉक कैसे, ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कभी होता है कि कोई कैंडिडेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो उनको हम लोग 10 मिनट में छोड़ देते हैं, कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वहां पे होता है कि भाई इनके लिए फीडबैक इंपॉर्टेंट है, मॉक इंटरव्यू इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन पूछना इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस केस में, लेकिन ये भी रेयर केस में होता है। हमने राकेश जी से पूछा कितना, तो 11 बजकर पता चला कि उनका 18 मिनट उनका इंटरव्यू चला हुआ था, ठीक है। तो अब 18 मिनट हमने बोला कि 18, फिर उसका हमने जो फीडबैक था उसको हमने उसका फोटो खींच करके उनको फॉरवर्ड कर दिया था, क्योंकि उसी फोन पे उन्होंने हमको फोन किया था, तो हमने उनको फीडबैक फॉरवर्ड कर दिया कि भाई ये आपका 18 मिनट चला है, आप वैसे जा करके मोबीसाला ऐप पर जब आपका वीडियो अपलोड होगा तो वहां पर भी आप उसको देख लीजिएगा एक बार आपका कितना देर चला। हम ऐसा नहीं करते हैं। खैर, कहने का मतलब मेरा ये था, देखो आप जब बैठते हैं और आपका इंटरव्यू कई बार अच्छा जाता है तो कितना जल्दी टाइम बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आकर के बैठे और आपसे पता चला कि 8-10 क्वेश्चन इधर उधर हुआ, आपने 2 लाइन बोला, 2 लाइन 3 लाइन उन्होंने फीडबैक दिया, बातचीत करते करते कितना जल्दी वो 17 मिनट खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऑप्शनल का अपना मेंस का नोट्स कम से कम एक चीज जो जरूर पढ़ सकते हैं, वो जैसे सोशियोलॉजी आपका है, एंथ्रोपोलॉजी आपका है, आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में तो आपको कोई बेसिक बुक ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट पे वो रहेंगे, लेकिन सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ये जो मेंस के आपका नोट्स है उसको भी अगर आप पढ़ जाएंगे तो फिर वो आपका अच्छा इंटरव्यू जाएगा, आपका इंटरव्यू का मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन उसमें कवर हो जाएगा। फिलॉसफी अगर है तो मेंस का नोट्स कम से कम एक चीज जो पढ़ सकते हैं। अब मोटी मोटी किताबें, कई सारी किताबें आप नहीं, बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं इस दौरान। तो खैर ये इसमें से आता है। ये जो पीछे वो हुआ, जो मॉक हुआ, उससे मैं बता रहा हूँ। फिर आपको से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको सुझाव दे रहा हूँ कि भाई जो आपके बायोडाटा के कंपोनेंट्स हैं उस बायोडाटा के कंपोनेंट्स पर बार बार पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, जिससे कि कंटेंट आप इंटरव्यू रूम तक लेके जा सकें। अगर वो क्वेश्चन कोई पूछे, क्योंकि जो भी मेहनत करके आया हुआ आदमी होता है उसका आंसर देने का अलग तरीका होता है, जो बिना पढ़ के आए होते हैं उनके आंसर देने का अलग तरीका होता है। यहाँ बैठ के भूल गया, ये बात नहीं चलता। जब एक बार आप सरसरी निगाह से देख के यहाँ पे आएंगे तो भूलेंगे ही, लेकिन अगर आप 2-3-4 बार चीजों पे अच्छे से फोकस करके आएंगे तो भूलने का प्रश्न ही नहीं आता, वो नहीं भूलेंगे आप। मेहनत करिए, बस एक ही उपाय है, इतना नजदीक आकर के, और वो मत होइए, डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि इंटरव्यू में डीमोटिवेट होने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारे फीडबैक से डीमोटिवेट क्यों होते हैं? हमारा तो बस यही काम, हम तो पहले दिन से बता रहे हैं कि अगर हम लोग आपको कमी आपका निकालते हैं, कमी निकालेंगे तब तो उसको आप सुधारेंगे, और उसको सुधार करके फिर अगली बार और मेहनत करके आइए। भाई आपके पास चैलेंजेज हैं ही कितने। एक न्यूज़पेपर पढ़ना है कंटेम्प्रोरी इशूज के लिए, लेकिन दूसरा आपका ऑप्शनल का है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं और उसमें एक बेसिक लेवल है और प्लस थोड़े बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं। तो और उसमें भी ऐसा भी नहीं है कि आपको एक एक टॉपिक का 200 250 वर्ड 400 वर्ड आपको कंटेंट क्रिएट करना है। 2-2 3-3 सेंटेंस तो ढूंढना है। 2-2 3-3 सेंटेंस तो पता चला कि अभी हमसे कोई, जैसे ऑफलाइन जब इंटरव्यू होता था तो क्लास में लोग बैठे रहते थे और हम लोग 20-20 25-25 30-30 पर्चियां लिख के मंगा लेते थे कि भाई अपना पर्ची आप लिख के दे दे, आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, लेकर के सब एक जगह रख लिए, 25 क्वेश्चन का रिप्लाई कर देते थे।
तो अब इस तरीके से 2-3 सेंटेंस, ग्लोबल वार्मिंग पे 2-3 सेंटेंस, ओजोन लेयर डिप्लेशन पे 2-3, कोरोना का इंपैक्ट पे 2-3, प्रशांत भूषण का मामला है उस पर 2-3 सेंटेंस का, तो 2-3 इस तरीके से तो तेजी से आगे बढ़ना, आप तेजी से आगे बढ़ करके अपनी प्रिपरेशन को, तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, आप मेहनत करिए, बस मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं कि अगर नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल को हमने कहा कि मोबाइल को स्विच ऑफ रख करके आप 8-10 घंटा कम से कम पढ़िए, 2-2.5 घंटे कम से कम सारी दुनिया से कट करके आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़िए। अगर ऐसा करेंगे तो समस्याएं दूर होंगी, समस्याएं दूर होंगी तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है, पहले मॉक में पता चला कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लोग रोने लगे, उनसे उसकी भविष्य आपका दाव पर है, आपके इमोशंस को मैं समझ रहा हूं, लेकिन पता चला कि अब हम क्या करें, हम तो आपके बायोडाटा में आपने कहा कि भाई मेरा हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, तो हम लोग तो कहेंगे ना भाई, हम तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आपसे पूरे इंटायर सिलेबस, जहां एक तरीका ये हुआ, हमने पूछा आपसे कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री आपने ही कहा, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री से लेकर के और पता चला कि गुप्त काल तक हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देंगे। हम क्वेश्चन पूछने क्यों मरम्मत करें, आपको पढ़ के आना चाहिए ना। और आप मान लीजिए हमने पूछा और आप एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछे और आप जवाब नहीं दे रहे, तो फिर तो आपको तो दुखी होना ही होगा और दुखी, लेकिन अब ये इस दुखी होने से आपके लिए आपको डिटर्मिनेशन ये करना चाहिए कि अच्छा इस बार हुआ ना, अगली बार मैं दिखता हूं, और अगली बार आप बेस्ट ऑफ अपना पढ़ के आइए। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास मैटर नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, मैटर पर आइए, पढ़ के आके फिर बोर्ड के सामने आकर के अच्छे से रिप्लाई करिए। हम तो जो भी अच्छा रिप्लाई करते हैं हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, नहीं बहुत बढ़िया, आप इसको कंटिन्यू रखिए। लेकिन जहां कमी है तो भाई कमी के साथ ही आपको हम पॉलिश करके छोड़ दें, आपको खुश करके यहाँ से भेज दें और आप उसी माइंड से के साथ इंटरव्यू में चले जाएं और पता चला कि वहां पे वो, चूंकि हमारा मॉक तो 3 बार आएगा, हमारे मॉक में गलतियों के लिए 3 बार जगह है, वहां तो एक ही बार है, एक बार जो हुआ सो हुआ, फाइनल हो गया, खत्म, फिर आगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गलतियां से दुखी होने की जरूरत नहीं है, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है कि समस्या का अगली बार आएंगे तो हम कैसे अच्छा करेंगे, और अच्छा करिए। खैर, आज के न्यूज़पेपर में जाते हैं तो ये जो चीन से जो कोरोना, इसमें देखो लिखा हुआ चीन से जो कोरोना शुरू हुआ उसकी अर्थव्यवस्था पर, बाकी देशों पे, तो एक ये डेटा रखिएगा जरूर आप, ठीक है। और इस डेटा में क्या है कि भाई कोरोना का ग्लोबल इंपैक्ट है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर का जो पहली तिमाही का फर्स्ट क्वार्टर का जो डेटा आया है, वो डेटा में देखो चीन को एक थ्रिप कैसा, पता नहीं कैसा देश है, इसको तो ये तो केस स्टडी का विषय है कि कोरोना यहीं से शुरू हुआ और कोरोना को कंट्रोल करके चैन से बैठा हुआ पूरा बाकी विश्व परेशान है। ऊपर से पता चला कि सब देश को परेशान किया हुआ है। आज ही आया हुआ फिलीपींस ने उसको, चाइना को धमकी दिया है कि हमें, अगर हमारे पर हमला करते हो या हमें परेशान करते हो तो हम अमेरिका के पास चले जाए, अमेरिकी जो सेना है और उसको अपने यहाँ बुला लेंगे। तो फिलीपींस को उधर परेशान किया हुआ है, इंडिया को इधर परेशान किया हुआ है। पता नहीं कि किस तरह का देश है ये, जिनपिंग है, पता नहीं क्या इनका नक्षत्र है, क्या करना चाहते हैं। अब पूरा पूरा विश्व अगर परेशानी में है, आपने पूरे वर्ल्ड से बिजनेस करके पैसा कमाया है, तो अब आपको अपने दोनों हाथ फैलाने चाहिए, इंडिया के लिए भी फैलाना चाहिए कि भाई अब आप क्राइसिस में हो, मैंने जैसे कहा जाता है कि गुडविल गेस्चर के रूप में इंडिया में चाहे बाकी देशों में, उससे चाइना से ज्यादा तो इंडिया ने गुडविल गेस्चर लोगों के 67 देशों में इंडिया ने क्लोरोक्विन जो मेडिसिन था उसका कंसाइनमेंट भेजा। अभी लेबनान में जो समस्या आई तो इंडिया ने मेडिकल कंसाइनमेंट के साथ साथ अनाज वगैरह सब चीज, काफी जो फूड आइटम्स थे सारा लेबनान में भेजा। तो उससे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच तो इंडिया अपना रहा है। लेकिन सोचो पूरा विश्व को बंद करा करके और अपना 3.2% का जीडीपी ग्रोथ लिया हुआ है। इनके अलावा जाते हैं तो बाकी सब देशों में जाएंगे तो जैसे इंडिया का है, इंडिया का 23.9% है, यूके का 20.4% है, फ्रांस का 13.8, 12 ये डेटा इसमें है। उस तरह से यूएसए का जाते हैं तो यूएसए का, अमेरिका का डेटा मेरे पास था, मैंने देखा था, उसमें जो जीडीपी ग्रोथ था यूएसए का -9.5% है। उसके बाद इसका यूके का 21.7% है, फ्रांस का -19% है। ये दैनिक भास्कर में थोड़ा सा हमको लग रहा है कि एरर वाला है। ये दैनिक भास्कर का यहाँ पे है ना, ये हमने इससे लिया था, जो मिंट है, मिंट का लिया हुआ है, मिंट वाला ज्यादा हमको लग रहा है कि ज्यादा ऑथेंटिक होगा। ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ये तो ये यूएस का -9.5% है, ये आपको दिख रहा होगा, ये -9.5% का है यूएस का। देखो इसमें जा रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, अच्छा यहाँ से दिखेगा शायद, यहाँ से दिख रहा है, यूएस का -9.5 है। उसके बाद जा रहे हैं तो यूके का 21.7% है और फ्रांस का -19% है,
जर्मनी का -11.7% है, इटली का -17.3% है, इंडिया का जाएंगे तो इंडिया का 23.9% है। तो इसमें जाते हैं तो ये एक डेटा रखेंगे कि इसलिए, क्योंकि कई बार आप ऐसा मुंह से ना निकल जाए कि इंडिया का ये, इसको पॉलिटिकल कारण के मानने के बदले ये ग्लोबल फेनोमेना, ग्लोबल ट्रेंड का एक तरह से पार्ट है, और उस ग्लोबल ट्रेंड के पार्ट के रूप में वहां से अन्य देशों का, एक चाइना को छोड़ करके अन्य देशों का जीडीपी ग्रोथ भी निगेटिव हुआ है, काफी श्रिंक किया है। माने लास्ट इस क्वार्टर का लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर अगर करेंगे तो श्रिंक किया हुआ। तो एक तो ये फैक्ट यहां से दो तीन देशों का भी याद रहेगा तो चल जाएगा। यूके का जान लेंगे, क्योंकि यूके में भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लागू हुआ, अमेरिका में उस तरह से लॉकडाउन लागू नहीं हुआ, तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है, -9.5% है, लेकिन फिर उसमें जाते हैं तो आपका इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा 2 महीना, कब तो रहा 2 महीने से ज्यादा ही रहा। 25 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था और वो पूरा अप्रैल चला, पूरा मई चला। 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और फिर भी उस तरह से नहीं कहा जा सकता कि 1 जून के बाद सारे ऑफिसेज और सारे प्रोडक्शन सेंटर्स एकदम से खुल गए थे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जितने भी इकोनॉमी का। अब इसमें दूसरा जो पार्ट इसमें जाते हैं, अगर मान लो अगर इसमें जाएं तो इंडिया का ही जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो श्रिंक किया, जो आज अखबारों में छपा है, ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर में छपा है, तो उसका अगर एक डेटा हम लोगों को मिल जाए तो ज्यादा इसमें सारे सेक्टर वाइज जो जीडीपी ग्रोथ है नहीं है। अच्छा कोई नहीं, तो हम लोग इसके बदले हम लोग न्यूज़ में ही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से ही डेटा हम लोगों को अगर मिल जाए एक, वैसे तो मैंने लिख रखा है जीडीपी ग्रोथ का, चलो कई बार होता है कि जब आदमी किसी चीज को खोजता है तो वो नहीं मिलता है। खैर, अब इसमें मान लो यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा, आप अपने से भी खुद कुछ देखिएगा उसको, ये डेटा वो टेबल मिल जाता तो हम लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन टेबल मिल नहीं रहा है, हमें इसमें आ नहीं रहा है। इससे अच्छा है कि मैं कोई न्यूज़पेपर ही खोल लूँ, न्यूज़पेपर ले लेंगे तो उसमें आ जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक। अच्छा ये सारा, हाँ बढ़िया है, ये ठीक है। जैसे वो आया है 10 थिंग्स टू नो, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो इसमें देखो क्या है, मैंने एक तो ये डेटा याद रखेंगे कि जो फर्स्ट क्वार्टर का, तो अब इसमें आता है कि जीडीपी जो ग्रोथ काउंट करना है, तो जीडीपी ग्रोथ काउंट करने के लिए एक अगर जीडीपी, जैसे जीडीपी ग्रोथ काउंट करने की, अब क्लियर इसमें से आ रहा है, तो भाई जीडीपी का आपको तो मीनिंग पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी के जितने भी, इकोनॉमी के टोटल 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों सेक्टर में जो नया वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, उस नया वैल्यू एडिशन को जीवीए के नाम से आजकल जानते हैं, और उस जीवीए को जीडीपी में कन्वर्ट किया जाता है। और हम लोग जब मॉक में पूछते हैं कि भाई ये दोनों में आप एक क्या है ये, इसमें जब जा करके मैं
एक बार जब पूछता हूं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स, माने इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आज के डेट में इनडायरेक्ट टैक्स है, माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। 1 जनवरी 2015 से ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस काउंट करने के लिए ये पैटर्न यूज होता है, जीवीए एट बेसिक प्राइस इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। और यहीं पे एक जीवीए एट बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस इक्वल टू होता है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स उत्पादन कर माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। ये जब हम पूछते हैं, कई इकोनॉमिक्स जिनका वो रहता है तो नहीं बता पाते हैं। यहां पे देखो, वो यहां पे ध्यान रखो, देखो हमने क्या किया हुआ है, यहां पे एक प्रोडक्शन टैक्स लिखा है और यहां प्रोडक्ट टैक्स लिखा है, ये दोनों में डिफरेंस देखिए। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस जब निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस आधार मूल्य पर, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट साधन मूल्य पर, उसमें जैसे मान लो 1 मिनट के लिए जैसे कोई स्टील का उत्पादन करना है तो उसे स्टील के उत्पादन में जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, और भी जो भी उसमें इनपुट्स यूज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी है उसको फर्नेस के लिए, गलाने के लिए या बाकी, तो जो भी उसमें इनपुट्स यूज हुआ, तो एक तो इनपुट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका जो कॉस्ट हुआ, प्लस उसमें प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब ये हुआ कि जब बिजली हमने जो यूज किया उस पर टैक्स लगा हुआ है, जो हमने मिनरल्स यूज किया, जो आयरन ओर यूज किया उसमें टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, या इसके अलावा अन्य जो कुछ भी इनपुट्स हैं वो सब पे टैक्स लगा हुआ है, तो उस टैक्स को बोलेंगे प्रोडक्शन टैक्स। जो इनपुट्स यूज हो रहा है उस पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा उसको प्रोडक्शन टैक्स कहा जाएगा, ठीक है। जैसे खेती की बात करें तो खेती के दौरान आप बिजली यूज करते हैं, टैक्स उस पर लगा हुआ है, आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं उस पर टैक्स लगा हुआ है, क्लियर है, आपने बीज यूज किया तो उस पर टैक्स लगा हुआ है। तो ये जो बीज के ऊपर, बिजली के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, इलेक्ट्रिक कोई जो डीजल वगैरह है उसके ऊपर, ट्रैक्टर में जो डीजल यूज किया गया उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो वो सारे जो टैक्स लगे हैं, जो इनपुट यूज हो रहा है खेती में, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन के बाद मान लो कोई फल बना, कोई सब्जी, फल बनने के बाद उस फल के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट टैक्स, ये दोनों में। अब यहां पर प्रोडक्शन सब्सिडी का मतलब क्या हुआ, जो इनपुट्स यूज हुआ था उस इनपुट्स में फर्टिलाइजर था, सरकार ने सब्सिडी दिया हुआ है, जो डीजल है डीजल पर सरकार ने सब्सिडी दिया हुआ है, जो बीज है बीज पर सरकार ने सब्सिडी दिया हुआ है, तो ऐसे सब्सिडी को क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन सब्सिडी। और फिर बाद में यहां पे प्रोडक्ट सब्सिडी का मतलब क्या हुआ, अब वो ये जो जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स जोड़ने के बाद लगता है कि एप्पल का दाम 150 रुपए केजी हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, इतने पे लोग नहीं खरीदेंगे, तो सेब व्यापारियों को सरकार द्वारा अगर 50 रुपए की उस पर सब्सिडी दी जाती है तो उस सब्सिडी को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट सब्सिडी बोलेंगे। ध्यान रखिए, तो ये प्रोडक्शन और प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये होता है कि अगर पूछा जाए कि वर्तमान में जीडीपी कैसे काउंट होता है तो आप बताएंगे कि मान से जीवीए एट बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा करके जो प्राप्त होता है उसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये जो 1 साल में नया उत्पादन हुआ, ठीक है, तो वो एनुअल जीडीपी ग्रोथ माना जाता है। और उसके बाद जब एनुअल ग्रोथ के बाद अब क्वार्टरली, तो एक 1 ईयर को हम लोग क्या करेंगे, इस 1 ईयर को, 1 ईयर में जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो यहां पे बन रहा है, तो उसको क्या किया हमने, ये 1 ईयर को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। क्या मतलब हुआ, जून, अप्रैल मई जून, एक आप जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में फाइनेंशियल ईयर इंडिया में होता है, तो अप्रैल मई जून ये क्वार्टर 1 हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2 हुआ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3 हुआ, और जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4 हुआ। अभी जो डेटा आया है वो डेटा इस क्वार्टर का है, कब का, अप्रैल, मई और जून का,
ये डेटा आया है। इस 3 महीने में इस जीडीपी के, अच्छा तो ये तो एक ईयर को 4 क्वार्टर में बांटा गया, अप्रैल मई जून की बात हम लोग कर रहे हैं। अब जब इसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस की अगर बात करें मान लो, तो यहां से जब ये सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें इसके ये 3 क्षेत्र के जो इनकम है ऊपर की तरफ एरो देके अगर दिखाएं ऊपर की तरफ, 3 से जो जीडीपी में जो प्रोडक्ट है वो 3 सेक्टर से जाता है पूरे समस्त आर्थिक क्रियाओं को, और टोटल ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इन 3 सेक्टर्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3 सेक्टर्स, ठीक है, फॉर्म जीडीपी, मेक जीडीपी। और यहां का जो ग्रोथ होता है उससे ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ आपको या तो ग्रोथ या तो माइनस आपको पता चलता है। माइनस तो कभी हुआ नहीं, रिसेशन वगैरह में माइनस होता है, पहली बार माइनस होने जा रहा है। लोगों का मानना है कि करीब करीब 2020-21 में माइनस 12.5% का जीडीपी, निगेटिव जीडीपी ग्रोथ जाएगा। तो अब इसमें जाते हैं तो देखो, ये हुआ प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, आप जानते हैं पीटी में पढ़ा हुआ है। ये हुआ सेकेंडरी और ये हुआ टर्शियरी, ठीक है। तो अभी जो डेटा आया हुआ है, अगर एक एक करके हम न्यूज़पेपर, आपके पास सबके पास न्यूज़पेपर होगा, उसमें देखेंगे कि ये एक जो सेक्टर है बस यही सेक्टर प्लस में है, ये पॉजिटिव ग्रोथ है। ये बाकी के दोनों का दोनों सेक्टर, यहां से कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट -50% से नीचे गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकेंडरी में 4 होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, माइनिंग, क्वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम 7% के आसपास से माइनस गया है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग भी काफी तेजी से नीचे गया है। मैन्युफैक्चरिंग वाले में 39.3% से मैन्युफैक्चरिंग नीचे गया है। इलेक्ट्रिसिटी -7% से नीचे गया है। माइनिंग, क्वायरिंग -23% से नीचे गया है। और कंस्ट्रक्शन ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी है, -50.3% का। तो ये जो ओवरऑल, इसमें से जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर का 3 तरह का डेटा आया। एक आईआईपी का आता है, एक कोर सेक्टर का आता है और एक कंस्ट्रक्शन वाला आया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का। तो ये तो -50% पे रहा। सारे माइग्रेंट्स लेबरर्स से सब गांव भाग गए, और गांव भाग गए तो पता चला कि जो माइग्रेंट्स कंस्ट्रक्शन का काम बुरी तरह से पिट गया, ठीक है। तो ये माइनस पे चला गया। कोर सेक्टर का, जो कोर सेक्टर में आप 8 जानते हैं, जो आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो 4 होते हैं, जो इसके जो जितने भी इस आईआईपी में सेकेंडरी सेक्टर में 4 होता है, हमने बताया। उस 4 में से कंस्ट्रक्शन को छोड़ करके बाकी 3 को आईआईपी से मेजर किया जाता है। और उस 3 में भी 8 जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, 3 सेक्टर हुआ ना। मैन्युफैक्चरिंग में हजारों तरह के उत्पाद होते हैं। उसके अलावा जाएंगे तो माइनिंग, क्वायरिंग, और तीसरा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई वगैरह आता है। तो इसमें से ये आईआईपी के जो सैकड़ों क्षेत्र हैं, उसमें से 8 को मिलाकर के कोर सेक्टर बनता है। तो इस बार जाएंगे तो आईआईपी के आधारित जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी नीचे गया, कोर भी नीचे गया, और ये तो रिकॉर्ड नीचे गया। तो ओवरऑल जो सेकेंडरी सेक्टर है वो नीचे है। टर्शियरी सेक्टर में भी जाएंगे तो टर्शियरी सेक्टर में ये टर्शियरी सेक्टर का भी नीचे है। हर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से लेकर के फाइनेंशियल सेक्टर से लेकर के हर कुछ इसमें निगेटिव साइड में गया है। तो ये एक पॉजिटिव है, आप जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर, जिससे कि मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और ये +3.4% का यहाँ पे ग्रोथ आया है। तो ये एक आया है, बाकी सारा का सारा निगेटिव है। और इनके मिलने से ये ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ क्या हुआ है, ये 23.9%, -23.9% से ये -23.9% का ये ग्रोथ रहा है, निगेटिव ग्रोथ है ये इंडिया में जाएंगे तो। और ये हिस्टोरिकल है, ये बहुत सालों बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। खैर, अब इसके लिए कारण क्या उत्तरदायी है, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड दिस ह्यूज डिक्लाइन। तो अब इसमें जैसे कि हमने दिखाया कि वायरस बाइट्स वाली जो बात है, तो जीडीपी ग्रोथ जो Q1 में, ये जीडीपी ग्रोथ के नीचे जाने के कुछ कारण जो इंटरव्यू बोर्ड में आप चाहेंगे तो ग्रोथ नीचे जा रहा है। और ओवरऑल आपको पता भी रहना चाहिए कि अभी क्या क्या निगेटिविटी में जाएंगे तो निगेटिविटी क्या क्या हो रहा है। तो उसमें इसके कारण में एक आ रहा है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण बताया गया है, जो मैंने जो पढ़ा उसमें से आया। एक तो कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है, कंजम्पशन ये नीचे गया, और जो मिंट में दिया हुआ था उसके अनुसार प्राइवेट कंजम्पशन
माने ह्यूज बड़े माने काफी तेजी से नीचे गया हुआ है। और उस नीचे में जो डेटा था प्राइवेट कंजम्पशन का, प्राइवेट कंजम्पशन 26.7% से, एक मिनट, प्राइवेट कंजम्पशन नीचे गया है 26.7% से, और इन्वेस्टमेंट बाई पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है वो 47.1% से नीचे गया है। तो ये प्राइवेट कंजम्पशन एक नीचे गया है, निजी उपभोग जिसको बोलते हैं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट। और इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की सबसे ज्यादा, आप जानते हैं निवेश में जो बचत दर होता है, बचत दर से निवेश दर होता है, और निवेश दर में इन्वेस्टमेंट रेट में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का ही होता है, ठीक है, घरेलू क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर का। तो इन्वेस्टमेंट भी नीचे गया है और प्राइवेट कंजम्पशन, तो एक कारण ये माना गया है, दूसरा कारण ये माना गया है। और इन दोनों के बड़े पैमाने से नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं कि एक जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था इंडिया में, और इस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण ये लॉकडाउन आपका रहा ऑलमोस्ट कौन कौन सा, अप्रैल, ये तीनों महीने में रहा। अप्रैल मई तो 100% था, माने कोई दुकान खुला ही नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे मारुति सुजुकी की बात करें या जो भी, ये खुले ही नहीं है, तो ताला बंद था बिल्कुल। तो जब ताला बंद है तो वहां तो 0% ग्रोथ होगा। तो एक तो कोरोना पैंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन लागू हुआ, उस लॉकडाउन के कारण ये अप्रैल मई जून ये तीनों के तीनों ऑलमोस्ट ह्यूजली अफेक्टेड रहे। और इसके कारण से ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि सारे जो प्राइवेट कंजम्पशन था, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, वो सारे माइग्रेंट लेबरर्स अपने अपने गांव को चले गए, और इस तरह से अर्बन एरियाज में जो कंजम्पशन होता था, जो उपभोग होता था, उपभोग घट गया, और जो रूरल एरियाज में कंजम्पशन था, वो लोकल लेवल पे जो चीजें थी उसी का उपयोग किया गया। तो उसमें जाएंगे तो एक तो कंजम्पशन वाले पार्ट में, दूसरा और भी जो अर्बन एरियाज में माइग्रेंट लेबरर्स के अलावा भी बात करें तो लोगों ने क्या किया, एक पैंडेमिक माइंडसेट में लोग चले गए, और जो भी जैसे सोना चांदी की जो पीओएल का, पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है, और वो इंपोर्ट बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया, क्योंकि नॉन पीओएल जो इंपोर्ट था, पीओएल पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट के अलावा, वो बिल्कुल घट गया। और उसके घटने के कारण वहां पे एक पॉजिटिव चीज जरूर हुआ है कि जो बहुत सालों बाद, करीब इसमें 19 साल बाद की, कई सालों बाद, 19 साल बाद ही लिखा हुआ था इसमें कि जो नेट एक्सपोर्ट है, वो नेट जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 75,675 करोड़ रुपए से जो पॉजिटिव है अप्रैल से जून के बीच में, जो नेट बैलेंस ऑफ ट्रेड है, प्लस है, अर्थात इंपोर्ट कोलैप्स किया और एक्सपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट होते रहा, कुछ कुछ एक्सपोर्ट होते रहा। तो आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा है इस 3 महीने के अंदर में, और इंपोर्ट कम है, और इस कारण से करीब 75,000 करोड़ रुपीज का सरप्लस है और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक ये पॉजिटिव इसमें रहा कि इंपोर्ट रोकने में, और उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो नॉन पीओएल जो इंपोर्ट था वो कम हुआ, और दूसरा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे उसके इंटरनेशनल मार्केट में कमी आई, और प्लस जो मूवमेंट बिल्कुल रुक गया, जैसे लोगों की आवाजाही बिल्कुल रुक गई थी, तो उसके कारण से भी पीओएल का कंजम्पशन कम हुआ, उसका इंपोर्ट भी कम हुआ। तो पीओएल और नॉन पीओएल जो इंपोर्ट है वो कम हो गया, एक्सपोर्ट अपना जो स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट था वो जारी रहा, और इस कारण से इस 3 महीने में एक चीज जो पॉजिटिव हुआ है, वो पॉजिटिव यही हुआ कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो प्लस है इस क्वार्टर में। तो इसमें जाएंगे तो इस कारण से एक और बात आई कि देखो इंडिया का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो $500 बिलियन से ज्यादा है अभी के टाइम पे जाएंगे तो एक दो संकेतक पॉजिटिव है, मैं उसको बताता हूं क्या है वो। तो इसमें तो जाएंगे तो मेन कारण माना गया प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। आप इंटरव्यू के लेवल पे बोल सकते हो कि मान से ये 3 महीना लमसम, चूंकि आपको बहुत ज्यादा एलेबोरेट करने का मौका नहीं मिलेगा कि कैसे है, नहीं तो अदरवाइज देखेंगे कि भाई एग्रीकल्चर पॉजिटिव क्यों रहा, तो जो माइग्रेंट लेबरर्स गए, ठीक है, और गवर्नमेंट के द्वारा भी जो बड़े पैमाने पे जो इनपुट सप्लाई कहीं से भी बाधित नहीं होने दिया गया, जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम किया गया। बजट में भी जाएंगे, बजट 2020-21 या उसके पहले से भी एग्रीकल्चर पे काफी फोकस किया जा रहा था, और ये कोरोना का ग्रामीण क्षेत्रों में इंपैक्ट शुरू के दिनों में नहीं आया, बिल्कुल नहीं था। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मौसम फेवरेबल रहा, जो क्लाइमेट था वो फेवरेबल रहा, तो इस कारण से जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो पॉजिटिव है।
देखिए, एक नंबर 1 है, इसके कारण से मैंने प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट तीनों लेवल पे पॉजिटिविटी है। गवर्नमेंट की वीर भूमिका है, लोग माइग्रेंट्स गए हैं तो लेबर की जो कमी होती थी वो सारी समस्याएं कम हो गई, तो इस कारण से तो ये एग्रीकल्चर पॉजिटिव है। उसके अलावा जाएंगे तो आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन फिर -50% है, उसके पीछे आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पे जो माइग्रेंट्स होते हैं वो सारे माइग्रेंट्स गांव की तरफ लौट गए, और इस कारण से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के रियल एस्टेट जो कंस्ट्रक्शन होता है सब रुक गया, वो निगेटिव वहां पे है। मैन्युफैक्चरिंग भी निगेटिव है, करीब करीब 39% से मैन्युफैक्चरिंग निगेटिव हमने बताया। तो उसमें ये 39% से जो निगेटिव था 39.3% से, तो उसमें भी जानते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण कई तो इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद थी, उसका जो आउटलेट है वो पूरी तरह से बंद है, तो मैन्युफैक्चरिंग को तो पिटना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ जो कंज्यूमेबल आइटम्स थे, जो आम आदमी के उपयोग की वस्तुएं, खान पान से जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं थी, इसेंशियल गुड्स से बस उन्हीं का प्रोडक्शन होते रहा, उन्हीं का सप्लाई होते रहा, इसलिए आपको पिछले साल की तुलना में जो ग्रोथ है वो 100% माइनस ना दिख करके एक 39.3% ही है, क्योंकि जो कंज्यूमेबल गुड्स थे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, वो रहा। मैन्युफैक्चरिंग जैसे मान लो वो है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, तो वो पिट गया। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री बिल्कुल 2 महीने तो दुकानें सारी बंद ही थी, तो उसको तो वैसे ही जीरो हो जाना है। तो सारे इंडस्ट्री जो बंद थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद थे, लेकिन फिर भी जो मेडिसिन है, ये जो कपड़े वगैरह हैं या खान पान के सामान हैं, ये सारे बनते रहे और इनकी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बनी रही, और इस कारण से मैन्युफैक्चरिंग वाले में आपको 39.3% का ही माइनस ग्रोथ देखने को मिलता है। बाकी माइनिंग क्वायरिंग में भी -23.3% का, बिजली -7% है, इसलिए चूंकि बिजली का प्रोडक्शन भी चलता रहा और बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन भी चलता रहा, तो इस कारण से यहां पर बहुत नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल आप जानते हैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, जो टूरिज्म का बिजनेस है, वो पूरी तरह से ठप रहा। भाई जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी स्थिति भी खराब रही। अब इस दौरान जो भी 3 महीना था, तो इस 3 महीने के दौरान कोई कहाँ लोन लेगा और किस बात के लिए लोन लेगा। यद्यपि सरकार द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 जब अनलॉक की शुरुआत हुई, तो सरकार द्वारा मई के लास्ट में जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो बहुत सारे रिबेट्स दिए गए थे, जो क्रेडिट फैसिलिटीज 20 लाख करोड़ से ऊपर का, तो उससे लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका बेनिफिट Q1 को नहीं मिल रहा है। तो इस कारण से पता चला कि बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक तरह से निगेटिविटी एस्टिमेट किया गया है। तो सर्विस सेक्टर भी निगेटिव है, सेकेंडरी सेक्टर भी निगेटिव है, प्राइमरी सेक्टर पॉजिटिव है, और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। तो आपके लिए इंटरव्यू में क्या हो गया, तो सारा डेटा कुछ याद रखना चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि वहां से कोरोना पेंडेमिक के कारण जो बड़े पैमाने पर लॉकडाउन हुआ, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा, और उससे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो ठप हो गई, बिल्कुल रुक गई, और उस रुकने का इंपैक्ट ये सब देखने को मिल रहा है। तो एक तो इसमें ये आ जाएगा, और उस कारण से ओवरऑल जैसे माइग्रेंट्स वगैरह हैं, या जो लोगों के पास लिक्विडिटी की कमी हुई, कई लोग नौकरियों से बाहर निकले, प्राइवेट जॉब वगैरह में जो कमी आई, तो इससे प्राइवेट कंजम्पशन कम हुआ। कंजम्पशन कम होने का मतलब हुआ डिमांड कम है, और डिमांड कम हुआ तो डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड कम हुआ, और प्लस इंपोर्ट भी कम हुआ, दोनों के दोनों ये। और प्लस इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास सेविंग्स कम है, प्राइवेट जो सेविंग्स होता है स्पेशली, वो सेविंग्स कम रहा, तो इन्वेस्टमेंट कम रहा, और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट के होने से, ठीक है, बचत इन्वेस्टमेंट के होने से प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है, जो नहीं हुआ, और कंजम्पशन के कम होने से, प्राइवेट कंजम्पशन के कम होने से डिमांड कम हुआ, और डिमांड, तो दोनों मिलाकर के जीडीपी ग्रोथ को नीचे ले गए हैं। और इसके लिए जो मुख्य कारण है वो कारण आपका जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का रहना है, जो कि पेंडेमिक के लिए जरूरी था, ठीक है। और उसमें था कि जान है जहान है, तो कहे तो जान है तो जहान है, जैसे कहा जाता है कि जान है तो जहान है, ये लॉकडाउन के दौरान स्लोगन था। बाद में जब अनलॉक की शुरुआत हुई तो वहां पे स्लोगन यूज किया गया कि जान है तो जान भी है और जहान भी है, और उस क्रम में अनलॉक की शुरुआत की गई थी। तो वहां से जब जान है तो जहान है, तो जान पे जब फोकस किया तो जहान हाथ से निकल गया, और ये जो जीडीपी ग्रोथ गिरने का एक मुख्य कारण हमें लग रहा है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को माना जा सकता है, और उसमें ये चीज हुआ, और उसका डेटा आप याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तीसरा पक्ष ये आता है कि भाई अब क्या आगे के लिए क्या उपाय है। तो आगे, अच्छा, इसी में एक कुछ पॉजिटिव 1-2 बातें हुई हैं, और पॉजिटिव बातों में जाएंगे तो एक तो जो शेयर मार्केट है, ठीक है, और शेयर मार्केट में देखो इनिशियली तो गिर के 26,000 पे गया था उस दौरान, लेकिन अभी की बात अगर करें तो शेयर मार्केट अराउंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसिटिव इंडेक्स है अराउंड 39,000 पॉइंट के आसपास, माने प्री कोविड के लेवल पे है ऑलरेडी, ठीक है। कोविड का जब अप्रैल मई की बात करें तो निश्चित रूप से नीचे गया था, लेकिन अब वो अराउंड उस पे है, प्री कोविड के लेवल पे पहुंच गया है। तो इसके लिए 2 कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है FII,
इस दौरान FII सबसे ज्यादा करीब 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है बाहर से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और इसके कारण से ये जो कहा जाता है विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा खरीदारी, और विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी के कारण ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ गया। लेकिन इस दौरान एक निगेटिव चीज ये है कि जो DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे LIC है या अन्य म्यूचुअल फंड है, इनकी स्थिति कमजोर रही। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इनको सुधारने की कोशिश की गई, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं, तो ये सारे के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाहर हुए हैं, कमजोर रहा है ये। लेकिन उसके बावजूद, दोनों के बावजूद जो शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज क्या रहा, पॉजिटिव रहा, ऊपर की तरफ है। एक ये पॉजिटिव है। और दूसरा जो सेकंड जो पॉजिटिव है इस दौरान, वो है कि जो BOT है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है। ठीक है, लगभग 75,000 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव है। बरसों बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये दो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और तीसरी बात एक और भी बोल सकते हैं कि पहली बार रूरल इकोनॉमी रिवाइव हो रहा है, और रूरल इकोनॉमी रिवाइव होने का इकोनॉमी रिवाइव हुआ है, और उसके लिए कई सारे कारण उत्तरदायी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, एक तो कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, संबंधित क्रियाएं, एग्रीकल्चर रिलेटेड गतिविधियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सेकंड आ जाता है कि कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, और उसके बाद है तो फिर आपका जो सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। और उसमें जानते हैं कि इस बार ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इस दौरान में पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हुआ, सरकारी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ये एक बात है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा है। करीब अभी के टाइम पे ही जाएंगे तो ऑलमोस्ट 18.5% से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया है सरकार ने। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, चाहे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत भी सरकार द्वारा व्यय को बढ़ाया गया। ठीक है, यद्यपि तो ये भी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और इसका पैसा गांव में जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, मनरेगा के तहत, या कैश जो पैसे गए हैं उसके तहत, अन्य योजनाओं में भी जाएंगे तो ये पैसे वहां पे गांव में गया, तो उससे इंप्लॉयमेंट जनरेशन, प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना है, श्रमिक रोजगार योजना है, तो उसमें भी पैसा गांव में गया है। तो कई स्रोतों से जो पैसे गांव में गए, तो उस कारण से ये रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद मिली है। ये जो माइग्रेंट्स हैं वो बाहर गए हैं, जो श्रमिक हैं, इनके बाहर जाने से भी गांव में आर्थिक क्रियाएं बढ़ी हैं। श्रमिक गांव गए, लेबरर्स गांव गए, तो आर्थिक क्रियाएं बढ़ गई। तो ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान में रखेंगे। एक अगर यहीं पे इकोनॉमी वाले में ही जाएं, तो जैसे गवर्नमेंट का जो बजटरी एस्टिमेट की अगर बात करें, तो ये बजटरी एस्टिमेट की क्या स्थिति है, एस्टिमेट की। ठीक है, तो बजटीय एस्टिमेट्स में जाते हैं, बजटीय अनुमान। तो 2020-21 की ही अगर बात करें, तो पहले भी आपको क्लास में हमने दिखाया है, तो इसमें एक इनकम वाला पार्ट है और दूसरा एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, तो आप जानते हैं GST काउंसिल की बैठक हुई, तो उसमें GST का कलेक्शन कितना, करीब 2,35,000 करोड़ से, मैंने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो डेफिसिट रहा है इस दौरान में। तो ये इनकम वाले में दो इनकम के सोर्स हैं, एक सोर्स है रेवेन्यू, और रेवेन्यू में जाते आप जानते हैं कि राजस्व जिसको बोलते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, और साथ में दूसरा आता है कैपिटल इनकम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिसइन्वेस्टमेंट से जो इनकम आने चाहिए थे, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश का से जो इनकम आना चाहिए था। तो ये 2 लाख करोड़ से अधिक का टारगेट रखा गया था। तो यहां पे जाएंगे तो ये रेवेन्यू में ये तो कैपिटल इनकम होता है, और ये रेवेन्यू इनकम होता है। रेवेन्यू इनकम में आप जानते हैं कि ऐसे आय को राजस्व आय कहा जाता है जो बार बार प्राप्त होता है, और उसमें मुख्य रूप से कर आय और गैर कर राजस्व आय, नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम होता है। जैसे कंपनी, जो सरकारी कंपनी वगैरह है, उनके प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, और टैक्स रेवेन्यू में तो टैक्स में तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और आप जानते हैं कि ये भी कम है और ये भी कम है। ठीक है, इस 3 महीने में। और एक्सपेंडिचर सरकार का क्या हुआ है भाई, 18% से सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। और उसका नेट इंपैक्ट क्या हुआ है कि यहां पर जो इस साल के लिए फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे का जो पूरे साल भर का
जो एस्टीमेट था, अनुमान था, वो ऑलरेडी जुलाई तक आते आते जुलाई तक ही हो गया और 8.20 लाख करोड़ का ऑलरेडी फिजिकल डेफिसिट हम अचीव हो चुका है। ये इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो पहला 3 महीना और जुलाई महीने 4 महीने की बात करें तो उस 4 महीने में जो इनकम और एक्सपेंडिचर बढ़ गया और इनकम घट गया, और इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि जो पूरे साल भर के लिए जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था वो टारगेट ऑलरेडी 4 महीने में उतना अंतर आ गया है। ठीक है, जैसे पूरे साल भर के लिए आपने सोच के रखा था कि भाई हमारे घर से 1 लाख रुपए आएगा और 1,20,000 रुपए मेरा खर्च होगा, 20,000 का हमारा घाटा रहेगा, और पता चला कि साल भर के लिए 12 महीने के लिए 3 महीने में ही 20,000 घाटा हो गया ऑलरेडी। जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में इतना अंतर आ गया कि 8 लाख करोड़ का डेफिसिट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो सोचो साल आते आते हमें लग रहा है कि ये 8, अगर यही कोरोना अगर रिकवर नहीं किया और 2 सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर भी इसी तरह से अगर रह गया तो पता लगा कि डिजास्टरस स्थिति आने जा रही है पब्लिक एस्टीमेट, बजटरी एस्टीमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या गवर्नमेंट के लिए कितना चैलेंजिंग टास्क है आने वाले दिनों में, तो ये माना जा रहा है। तो एक तो ये भी बजटरी एस्टीमेट को लेकर के एक बात थी। यहीं पे एक बात और आ रहा है कि भाई उपाय, माने अब क्या उपाय, माने अभी जो Q1 का जो डेटा आया, इस चैलेंज को फेस करने के लिए उपाय क्या किया जाना चाहिए। तो कहा जाता है कि फिर से एक स्टिमुलस पैकेज, ठीक है, बेल आउट पैकेज, स्टिमुलस पैकेज जो दिया जाना चाहिए वो एक कहा जाए फिर सेकंड पैकेज की पैकेज 2.0 अब लाने का टाइम आ गया। एक तो ये दिया जाए, ठीक है, और दूसरा, और इस पैकेज 2.0 में जो मुख्य रूप से फोकस करना चाहिए वो फोकस किस बात पे करना चाहिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो एक्सपेंडिचर है अगर इसको बढ़ाएंगे तो इससे क्या होता है कि चेन बन जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से जो लेबरर्स वहां पे उनका परचेज, उनके पास पैसे जाएंगे तो वो फिर खरीदारी करेंगे, सीमेंट स्टील वगैरह का यूज होना शुरू होगा, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। तो ये एक कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्टिमुलस पैकेज के रूप में जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, और दूसरा जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, टैक्स रिबेट दिया जाए, टैक्स कंसेशंस रिबेट दिए जाएं लोगों को, कंपनियों को दिया जाए। ये इसके अलावा जाएंगे तो फिर ये जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और सबसे बढ़ के इसमें आता है पैकेज में कि जो कोरोना पेंडेमिक है, कोरोना पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ये नियंत्रण होने से जो जनता है उसका आत्मविश्वास क्या हो जाएगा, जनता का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक विल इंप्रूव, ये बढ़ जाएगा। और जनता का आत्मविश्वास बढ़ने से, ठीक है, जनता का आत्मविश्वास बढ़ेगा तो फिर उससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो उससे फायदा ये होगा कि दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या लोग पर्यटन के लिए जाना शुरू करेंगे तो हॉस्पिटैलिटी रिवाइव कर जाएगा, लोग मार्केट में जाना शुरू करेंगे, लोग खरीदारी करना शुरू करेंगे, लोग अपने आर्थिक अपने अपने जगहों पे जाना शुरू करेंगे, तो दोबारा ट्रेन सारी चलने लगेंगी, ट्रेनों में लोग बैठने लगेंगे। पता चला कि ट्रेन चला दें और उसमें बैठने वाला कोई ना रहे और इसके पीछे सबसे बड़ा, तो ये सरकार के सामने आने वाले दिनों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए, उस स्टेप्स में एक है कि भाई आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए, टैक्स रिबेट कहीं कहीं दीजिए, पर्यटन वगैरह को, जैसे जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है उसमें टैक्स कंसेशन देने की जरूरत है, टूरिज्म वगैरह को बढ़ाइए। फिर उसके बाद आता है कि ये कोरोना पर नियंत्रण करिए, इससे जनता में आत्मविश्वास आएगा। और इस तरीके से, तो ये एक आज के न्यूज में था इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए 2-1 सेंटेंस क्या निकाल के अगर बोर्ड में पूछता है तो आप बता सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जाते हैं तो आज के न्यूज में कुछ और प्रशांत भूषण वाला मामला है, चल रहा था, और एक तरह से कहा जाए कि ये इसका आंसर हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हमने एक ट्वीट किया, वैसे मैंने कल प्रशांत भूषण को ही ट्वीट किया था, उनका देखा हमने किस तरह से वो घूम रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे वो। तो एक इसमें कहावत कहा जाता है कि कहीं पे चोरी हुई, और आप इसको कई तरह से इसके स्टोरी को कहा जाता है, कहीं पे चोरी हुई तो 3 लोग उसमें आरोपित थे। तो जो जज साहब थे, जज साहब आए और उन्होंने तीनों लोगों को बुला कर डांट फटकार लगाई।
ठीक है। तो उसमें से एक जो था वो चोर जाकर के आत्महत्या कर लिया। दूसरा जो चोर था, दूसरा जो आदमी था, चोर मत कहिए उसको, एक मतलब जज साहब ने तीनों को डांट लगाई तो एक जाकर के पता चला कि थोड़ी देर कुछ देर बाद उसने आत्महत्या कर लिया। दूसरा कई दिनों तक घर से नहीं निकला, और तीसरा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो हमने ये स्टोरी को ट्वीट कर दिया प्रशांत भूषण को। अब आप तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने काफी लंबा जजमेंट दिया है, सोचो इसको सुप्रीम कोर्ट ने काफी सीरियसली लिया है, और सीरियसली लेकर के उस पर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है वो एक 180 पेज का है और एक 82 पेज का। इतना उन्होंने ₹1 फाइन के लिए उन्होंने 80 पेज और 180 पेज और 100 उसका 82 पेज का, उन्होंने 180 पेज और 82 पेज का, सोचो इतना सुप्रीम कोर्ट को मेहनत करना पड़ा है। और उसके बावजूद जिसके लिए इतना मेहनत किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, और ऐसा नहीं हो सकता कि जजमेंट ये सब रिकॉर्ड होते हैं और रिकॉर्ड में हमेशा रहेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत, और प्रशांत भूषण, चूंकि उसका प्रशांत भूषण के साथ हमेशा ध्यान रखेंगे, वो एक उनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी के वो एक्टिव मेंबर रहे हैं, और वहां पे चूंकि राज्यसभा में उनको नहीं भेजा गया, इस कारण से वहां गए। और सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि ये सोच रखना उचित नहीं है, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है कि कोई जजमेंट अगर आता है आपके फेवर में आता है तो सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेटिक है, और आपके अगेंस्ट, माने आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि भाई हमारे फेवर में आएगा तो डेमोक्रेटिक है, जज साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर जजमेंट आ रहा है तो जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आ रहा है, गवर्नमेंट के फेवर में आ रहा है, तो इसका मतलब जुडिशरी ठीक से नहीं काम कर रही है। तो ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट इंडिया में चल रहा है अभी के टाइम पे, तो उसमें जाता है। खैर, ये भी आज का एक न्यूज। प्रणब मुखर्जी अपने आप में, लेकिन अब तो चूंकि जब तक आपका इंटरव्यू शुरू होगा तब तक प्रणब मुखर्जी के बारे में बातें पुरानी हो जाएंगी, नहीं जानेंगे। लेकिन आज की न्यूज की बात करें तो इसमें प्रणब मुखर्जी वाला मैटर इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा एक हेल्थ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा है, एससी रोड मैप फॉर स्टेट्स फ्रेम पब्लिक हेल्थ लॉ, माने सारे राज्यों के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ सेक्रेटरी, माने यहाँ पे सेक्रेटरी को, हेल्थ सेक्रेटरी को, कि राज्यों के जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनको अपने बुलाइए और उनके साथ मीटिंग करिए, और सारे राज्य, चूंकि हेल्थ राज्य सूची का विषय है, और राज्यों को अपने यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मॉडल हेल्थ कानून है, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता, राज्य सूची का विषय है ये, तो राज्यों को सेंट्रल जो मॉडल कानून है उसके अनुसार राज्यों को अपना कानून बना लेना चाहिए, जिससे कि कोरोना जैसे पेंडेमिक में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा जो एक्स्ट्रा जो पैसे चार्ज किए जाते हैं उनको वो कंट्रोल कर सकें, और वो विधि सम्मत रहे, ठीक है, लॉ के अनुसार रहे। तो एक ये न्यूज भी आज के डेट में था। और फिर दूसरा जाते हैं तो इस प्रणब मुखर्जी वाला था। प्रणब मुखर्जी के बारे में फिर भी थोड़ा बहुत जान लीजिए, राष्ट्रपति हैं, कुछ दिन तक बातें कंटिन्यू करेंगी। और उसके बाद तो कोई ऐसा इसमें न्यूज हमें नहीं दिखा था, जिसमें चाइना वाला, जो चाइना का मुद्दा है, चाइना ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है कि इंडिया ने एग्रेशन किया, चाइना ने एग्रेशन नहीं किया। तो ये जो चाइना का मुद्दा है ये भी एक इम्पोर्टेंट इशूज है जो चल रहा है, जो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है ये, बाकी तो इसमें फिजिकल डेफिसिट हमने कर लिया इसको। खैर, अब इसमें लास्ट में जाए तो एक मुद्दा ये आता है कि आज एक सब्जेक्ट के बारे में बता दूं कि भाई जैसे इकोनॉमिक्स की चर्चा चल रही है, तो जिसका भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, या आपका इकोनॉमिक्स के रजिस्टर में कहीं रहा है, या ओवरऑल भी करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इकोनॉमिक्स का एकदम जैसे कोई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले जैसे हमारे सामने आए, तो हमने क्या किया कि उनको, चूंकि ये पूछेंगे हमसे कि इकोनॉमिक्स में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमने क्या किया, ये नेशनल इनकम रिलेटेड कंसेप्ट से कहानी शुरू किया। मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इंप्लीमेंटेशन पहले था, और अभी भी इकोनॉमिक्स ऑप्शन वाले लोग उसको प्लान ही लेकर कैरी कर रहे हैं, जबकि हमने कहा कि प्लान नहीं, फिर वो आता था। हमने पूछा कि MOSPI में ये जो CSO NSSO है उसमें सुधार करके NSO बनाया गया है, ये कब कोई, तो इस बारे में हमने पूछा उनसे। फिर उसके बाद अगले टॉपिक में एग्रीकल्चर में गए, वहां पे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन, ये लेटेस्ट जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए जो AIDF पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया, उसके बारे में पूछा हमने। फिर उनसे जो ऑर्डिनेंस लाया गया था उसके बारे में पूछा, उसके इम्पैक्ट के बारे में पूछा, ग्रीन रिवोल्यूशन, सेकंड जनरेशन ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पूछा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा। तो इस तरीके से जाएंगे। तो फिर इंडस्ट्री वाले में गए, फिर हम उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में गए, फिर उनके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में गए, पॉपुलेशन डिविडेंड में गए, पॉवर्टी एस्टिमेट करने, रिलेटिव पॉवर्टी काउंट करने के लिए क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी काउंट करने के लिए क्या है, फिर उसके बाद पब्लिक फाइनेंस वाले में गए, GST जो टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में क्या चेंजेस लाया गया है, या 15 फाइनेंस कमीशन का सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, या पब्लिक एक्सपेंडिचर सब्सिडी वगैरह को लेकर के, फिर उधर मनी
मनी एंड बैंकिंग वाले में जो आरबीआई का कुछ कुछ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के या इन्फ्लेशन को लेकर के, फिर उसके बाद जाते हैं तो आपका बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर के, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इस तरीके से, उसके बाद जाते हैं तो फिर नीति आयोग योजना आयोग में काम करने में क्या अंतर है, ये सब बातें, प्लस फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये सारे इकोनॉमी से रिलेटेड जो सारे एरिया हैं, प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो कुछ थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स के एक एक दो सेंटेंस, तो ये इकोनॉमिक्स वाले लोगों से ये सारे एरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो स्कीम्स वगैरह हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो योजनाएं इन्वॉल्व हैं उन जो प्लान वगैरह चल रहे हैं, लेबर लॉ या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप उसकी तैयारी करिए अच्छे से। तो ये फिर नेक्स्ट आएंगे तो आपको हम बताएंगे अन्य जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।